नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, भारत का भौतिक स्वरूप। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भारत का भौतिक स्वरूप। हम लोग जितने भी फिजिकल फीचर हैं भारत के, इसके बारे में समझेंगे। दोस्तों आप सभी को पता होगा जो अपना भारत है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं उत्तर भारत में जैसे हिमालय पाया जाता है ना, जो कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। जैसे कि दक्षिण भारत दोस्तों जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से बना हुआ है अपना, है ना। उत्तर पूर्वी भारत में भी दोस्तों घने जंगल मिल जाएंगे, वहाँ भी हिमालय फैला हुआ है और कुछ दोस्तों वहाँ पठारी भाग भी पाया जाता है। फिर दोस्तों हम लोग मध्य उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जिसमें दोस्तों मालवा का पठार, है ना, और भी दोस्तों बुंदेलखंड का पठार, इस सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उत्तर भारत के मैदान के बारे में पढ़ेंगे कि नदियों द्वारा कैसे बना, इसमें कुछ भाबर आकृति होती है, कुछ तराई का क्षेत्र होता है, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी के विषय में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों हम लोग मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, जो थार का मरुस्थल है। हम लोग लक्षद्वीप के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। लक्षद्वीप और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अपने भारत के द्वीप समूह हैं। और फिर दोस्तों प्रवाल भित्तियों के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, बस आपको लास्ट तक बने रहना। और क्लास 6 तथा 7 की एनसीईआरटी जो है दोस्तों वो कंप्लीट कर दी गई है। हम इसमें बात करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी की, चलिए, जो कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 8th की भी साथ ही साथ चलेगी। और दोस्तों 2-3 दिन के अंदर हिस्ट्री और इकोनॉमी की भी एनसीईआरटी जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। बस आपको लास्ट तक बने रहना है। और हमेशा हम कहते हैं कि ये जो एनसीईआरटी है समेरी है, इसको जब आप डिकोड करके पढ़ेंगे तभी आपको इसमें इंटरेस्ट इसमें आपका बना रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी और एग्जाम में आप बिना किसी कन्फ्यूजन के आंसर कर पाएंगे। कन्फ्यूजन कम रहेगी तो आपका टाइम भी बचेगा। तो दोस्तों आगे कह रहा है इसमें, जैसा कि आप जानते हैं भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। स्थलाकृतियों वाला मतलब जैसे कि अभी अभी हमने बात की, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, जैसे पर्वत पढ़ेंगे, मैदान के बारे में पढ़ेंगे, मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब दोस्तों अपने भारत की अलग अलग स्थलाकृतियाँ हैं। और इन सब स्थलाकृतियों का जो निर्माण है दोस्तों, पृथ्वी में दो गति होती है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी में, कि एक होती है दोस्तों, दो बल कार्य करते हैं जिसके कारण गतियां होती है। एक तो होता है दोस्तों एंडोजेनिक फोर्स, है ना, एंडोजेनिक गति होती है जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों अंतर्जनित बल, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर से बल उत्पन्न होता है, वो होता है एंडोजेनिक फोर्स, अंतर्जनित बल। और एक होता है दोस्तों पृथ्वी के बाहर बल कार्य कर रहा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, या जिसे हम लोग बहिर्जनित बल भी कहते हैं। तो इन दोनों बलों से कैसे पृथ्वी के आकार में, पृथ्वी की जो स्थलाकृति है उसमें चेंजेस होते हैं, ये सब हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिर आगे कह रहा है, यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। और यदि सिंपल सी बात है, जो दोस्तों उत्तर भारत के मैदान में देखिए, उत्तर भारत का मैदान में 3 तंत्र काम करते हैं। एक तो दोस्तों सिंधु तथा उसकी नदी तंत्र का मैदान है, दूसरा दोस्तों गंगा नदी तंत्र का मैदान है, और तीसरा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो है वो मैदान है। ठीक, यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। तो जैसे दोस्तों हिमाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया, अपना उत्तराखंड वाला एरिया हो गया, है ना, जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, ये सब दोस्तों पर्वतीय इलाके के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की जो भू आकृतियाँ हैं कैसे बनी। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। देखिए अभी हम लोग इसमें प्लेट विवर्तनी की एक थ्योरी थी, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक, फिर आगे कह रहा है दोस्तों, यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है। दोस्तों जब हम लोगों ने पढ़ा था, शैल वाला चैप्टर पढ़ा था, आग्नेय, अवसादीय और रूपांतरित 3 प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। फिर उसमें हम लोग ने पढ़ा था कैसे दोस्तों जो ग्रेनाइट है वो आग्नेय चट्टान से बना है। फिर दोस्तों हमने बलुआ पत्थर संगमरमर के विषय में भी पढ़ा था कि कैसे दोस्तों जो संगमरमर है वो रूपांतरित शैल का उदाहरण है ना, जो चिकनी मिट्टी से संगमरमर बन जाता है। ये सब हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। ठीक, इसी को हम लोग और विस्तार से अच्छे से देखेंगे इस चैप्टर में। एवं कुछ सेलिखरी की तरह मुलायम होती है, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती है। दोस्तों जहाँ पर आग्नेय मिट्टी पाई जाएगी, सिंपल सी बात है, वहाँ पर लावा से बनी होगी, और लावा का दोस्तों जब अपरदन होगा तो वहाँ पर काली मिट्टी, जैसे कि अपना जो दक्कन का पठार है वो काली मिट्टी से बना हुआ है पूरा, जो कि अभी हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे।
फिर दोस्तों आगे कह रहा है भारत एक विशाल भूभाग है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 7वां स्थान है पूरे विश्व में अपने भारत का। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। अच्छा दोस्तों देखिए, इसमें हम ये पढ़ लेंगे कैसे जो ये 7 महाद्वीप हैं, जो एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, आपको ये आज अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों ये पहले अलग नहीं थे, ये सब एक ही में जुड़े हुए थे। क्या था? एक ही में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा गया। बाद में इसका डिवीजन होता है, जैसे पहले ये जो पंजिया है वो 2 भागों में टूटा। एक तो अंगारा लैंड जिसका उत्तरी भाग टूटा, पंजिया का उत्तरी भाग टूटा, जिसे हम लोग अंकारा लैंड के नाम पे जानते हैं या लॉरेशिया के नाम पे जाते हैं, ठीक है ना। और जो नीचे वाला भाग था दक्षिणी भाग, जिसका हिस्सा जो है, जिसका पार्ट अपना भारत देश भी है, गोंडवाना लैंड है ना, वो टूटा। अच्छा, ये एक अलग काल में टूटा, फिर इनका भी फर्दर डिवीजन होता है ना, जैसे कि जो फिर वो जो अंगारा लैंड है लॉरेशिया वाला, वो दोस्तों यूरेशियन प्लेट और उत्तरी अमेरिका प्लेट में टूट जाता है। ये अलग भूगर्भीय काल में होता है, जिसके बारे में हम लोग इंटर में पढ़ेंगे। आज हम लोग बस इतना समझ लेंगे कि ये कैसे टूटा, कैसे अपना इंडिया जो है वो जो अब ये जो दोस्तों अफ्रीकन प्लेट थी, गोंडवाना भूमि वाली है ना, इससे अफ्रीकन प्लेट अलग हुई, फिर जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हुई, फिर जो अपनी इंडियन प्लेट है वो ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट से टकराई, और कैसे हिमालय बना। अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है, भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रिया जैसे अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। अच्छा देखिए, ये हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जो दोस्तों अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण क्या होता है। अपक्षय मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत है या कोई मतलब कि या मान लीजिए कोई पठार या कुछ भी समझ लीजिए, है ना, कोई शैल है, यहाँ से दोस्तों क्या होता है, शैलें टूटती हैं, ठीक, टूटती हैं, तो यहाँ पर जो होता है कंकड़ टाइप के जो है पत्थर, जो अवसाद है वो जमा होते हैं, ठीक। तो दोस्तों ये जो क्रिया होती है टूटना, पहाड़ों का, पत्थरों का टूटना, शैलों का टूटना, ये क्रिया कहलाती है अपक्षय। अच्छा, या इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं। जब इसको नदियों, हवा या हिमानियों द्वारा एक स्थान से दूसरी स्थान तक ले जाया जाता है, तो ये दोस्तों जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है अपर्दन। अच्छा, जब ले जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो इनको तो ले जाते हैं, लेकिन जब नदियाँ चल रही होती हैं तो ये जो सतह होती है इसकी भी घिसावट करती रहती है ना, इसका भी अपर्दन करती रहती है, इरोजन करता रहती है, इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं अपर्दन। फिर दोस्तों एक समय ये आता है कि ये जो जितने भी अवसाद है नदियाँ क्या करती हैं, एक जगह जाकर सब इकट्ठा कर देती हैं। तो जहाँ पर दोस्तों इन्हें इकट्ठा किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है दोस्तों, ये क्रिया कहलाती है डिपोजिशन, या इसे ही हम लोग कहते हैं निक्षेपण, ठीक। अब ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि निक्षेपण किसे दोस्तों की अपक्षय किसे कहते हैं, अपर्दन किसे कहते हैं, और दोस्तों ये निक्षेपण या डिपोजिशन किसे कहते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं। फिर आगे दोस्तों कह रहा है, कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, जो कि अभी हम लोग समझेंगे अच्छे से। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। जैसे मैं आपको 7 अलग प्लेटें दिखती ना, और कुछ छोटी प्लेटें भी है ना, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। अच्छा देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, हमने पढ़ा था कि अगर ये जैसे मान लीजिए, एक मिनट, ये जैसे अपनी पृथ्वी है, ठीक, इसका हम लोग इतना हिस्सा निकाल ले रहे हैं, ठीक, इतना हिस्सा मान लीजिए पृथ्वी से हमने निकाल लिया। पृथ्वी एक गेंद की तरह है ना, और गेंद का हमने मान लीजिए 1/4 हिस्सा निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों, अब होगा क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने ये जो है ये हिस्सा निकाल लिया, तो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है, परत है पृथ्वी की, इसको हम लोग कहते हैं क्रोड, ये पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। और ये वाली जो ऊपर वाली परत है जिसको हम लोग कहते हैं मेंटल, ये वाली जो परत है दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं मेंटल, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये जो दोस्तों मेंटल वाली परत है ना, इसी के ऊपर जो पृथ्वी की महाद्वीपीय प्लेटें हैं ये हैं, ठीक, जो कि भूपरपटी, जो भूपरपटी वाला पार्ट है, क्रस्ट वाला, ये इसी के ऊपर है, ठीक। अच्छा, ये जो मेंटल वाली परत है इसमें काफ़ी ताप और दाब कार्य करता है, जिससे इसकी जो चट्टानें हैं दोस्तों वो सामान्य रूप में ना रहकर मतलब कि पिघले हुए फॉर्म में रहती हैं। जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई हैं, पिघले हुए मतलब कि एक समझ सकते हैं कि एक मैग्मा है, जलती हुई या धधकती हुई चट्टानें इसके अंदर, जो कि गति कर रही होती हैं, ठीक। गति क्यों करती हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी ने पढ़ा है ताप और दाब से गति होती है। जैसे कि आपने वायु को पढ़ा होगा, जो वायु है दोस्तों हमने बात की है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तरफ चलती है ना, और दाब भी दोस्तों ताप पर निर्भर होता है। जहाँ पर ताप ज़्यादा होगा वहाँ पर निम्न दाब काम करेगा, जहाँ पर ताप कम होगा वहाँ पर दोस्तों उच्च वायु दाब काम करेगा। तो सेम दोस्तों यहाँ पर भी होता है, कहीं पर जो है गर्म रहती हैं चट्टानें, कहीं ठंडी रहती हैं। इसी वजह से दोस्तों इसमें एक गति होती है जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब कि इसमें धारा कार्य कर रही होती है जिसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या कहते हैं, संवहनीय धारा, जो कि चट्टानों में
वृत्तीय गति, है ना, जिससे चट्टानों में एक वृत्तीय गति होती है। अच्छा, जब ये मेंटल वाले फॉर्म में वृत्तीय गति होगी तो सिंपल सी बात है, क्रिस्ट पर दबाव बढ़ेगा। क्रिस्ट पर जब दबाव पड़ता है तो क्रिस्ट टूटता है ना, टूटता है। देखिए, अब देखिए टूटता कैसे है, टूटता ऐसे है, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। टूटता ऐसे है दोस्तों कि कहीं कहीं पर जो दो प्लेटें हैं वो आपस में पास आ जाएंगे, ठीक, टकरा जाएंगे। तो जब टकराएंगे तो हो सकता है यहाँ पर हिमालय बन जाए। जैसे हम पढ़ेंगे कि हिमालय जो पर्वत है ये अपना ऐसे ही बना है, जब यूरेशियन प्लेट से अपनी इंडियन प्लेट टकराई तब हिमालय का निर्माण हुआ। कहीं कहीं होता है दोस्तों कि जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। ये देखिए इधर का निशान बना है, जब दूर जाएंगे तो जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ से लावा निकल आता है, तो यहाँ पर दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है ना, या दोस्तों पठार बन जाते हैं, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। फिर दोस्तों कहीं कहीं पर क्या होता है दोस्तों, जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से क्षैतिज गति करती हैं ना, मतलब कि अगल बगल से एक दूसरे के निकल जाती हैं। ये देखिए है ना, अगल बगल से निकल गई, तो एक ये गति होती है। यही दोस्तों गति कार्य करती है। और ऐसा क्यों होता है, ये कार्य होता है पृथ्वी के अंतर्जनित बल के अनुसार। तो आप लोग याद रखना, जो प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है ये पृथ्वी के अंतर्जनित बल के परिणाम स्वरूप हुआ है, ठीक। तो ये चीज दोस्तों आपको समझ में आ गई ना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है, जो कि हमने समझ लिया है। इसके परिणाम स्वरूप वलन जो कि हमने बात की, पर्वत बनना, जब जो प्लेटें हैं वो आसपास आ जाती हैं। भ्रंथीकरण, ये भी हम लोग समझेंगे कि कुछ भाग नीचे चला जाता है और कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, है ना, ये सब जो क्रिया है, ज्वालामुखी भी हमने बात कर ली। जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग जाएंगी तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, लावा तो बाहर आना ही आना है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को दोस्तों 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब, देखिए ये 3 जो है वर्ग कौन कौन से हैं, यहीं पर जो अभी हम बात कर रहे थे, जहां पर दोस्तों प्लेट एक दूसरे के पास आ जाती है, इसको कहते हैं दोस्तों अभिसारी परिसीमा। कौन सी कहते हैं, अभिसारी परिसीमा। लेकिन जहां पर प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं इसको हम लोग कहते हैं अपसारी परिसीमा, ठीक। लेकिन जहां पर एक दूसरे से अगल बगल से निकल जाती है, मतलब कि क्षैतिज गति करती हैं, तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं रूपांतर सीमा, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी। अब आगे समझते हैं। पहले इस समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं ना, फिर आगे की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है दोस्तों, समझना अच्छे से। ये दोस्तों जो अपनी पृथ्वी है, आपको इसमें यहाँ पर उत्तर अमेरिका दिखता होगा, यहाँ पर दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा यूरेशियन है, मतलब कि यूरोप और एशिया महाद्वीप है। इधर पर दोस्तों आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखता है, यहाँ पर आपको अंटार्कटिका दिखता है, और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिखता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखता है। ये जो दोस्तों 5 अलग अलग आपको महाद्वीप दिख रहे हैं ना, एक समय एक काल ऐसा था जब ये 5 महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो हम लोग ये कह सकते हैं ये 5 के 5 अलग ना होकर, ठीक, अलग ना होकर ये सब दोस्तों एक साथ जुड़े हुए थे। कैसे थे दोस्तों, एक साथ जुड़े हुए थे। अच्छा, अब एक चीज़ और समझिए। अब जैसे हमने बात की, एक मिनट, जैसे हमने ये बात की कि कुछ जो है, एक यहाँ महाद्वीप, एक यहाँ महाद्वीप है, एक यहाँ है, फिर यहाँ है ना, ऐसे हम लोगों ने महाद्वीप की बात की, ठीक। ये पूरा का पूरा यूरेशिया और मतलब कि यूरोप और एशिया महाद्वीप है। तो इसके इधर तो पानी है ना, यहाँ अटलांटिक महासागर हमने देखा, यहाँ प्रशांत है, यहाँ प्रशांत महासागर, यहाँ हिंद महासागर, ऊपर आर्कटिक सागर है, नीचे दक्षिण सागर है, ये सब हमने बात करी। तो दोस्तों जब ये जो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, मतलब आप लोग समझना, जब ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे ना, जब ये महाद्वीप दोस्तों आपस में जुड़े हुए थे, ऐसे थे, कैसे थे दोस्तों, ये इस तरह से जुड़े हुए थे, ठीक। एक मिनट, हाँ, ये दोस्तों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो सिंपल सी बात है, इसका नाम क्या था पहले तो ये समझ लेते हैं। ये जब एक दूसरे से जुड़े हुए थे मतलब कि अलग नहीं थे, तब दोस्तों इसका नाम था पैंजिया। क्या नाम था दोस्तों, इसका नाम था पैंजिया, ठीक। याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। इसका नाम क्या था दोस्तों, इसका नाम था पैंजिया। लेकिन अच्छा, ये तो महाद्वीप हो गया, अब इसके अगल बगल क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, इधर तो सागर होगा जो अभी भी है ना, इस तरह सागर भी एक साथ जुड़े हुए थे पूरे सारे के सारे। तो दोस्तों ये जो सागर था इसका नाम था पैंथोलासा। क्या नाम था दोस्तों, पैंथालासा, ठीक। याद रखना, इसका नाम क्या था दोस्तों, पैंथालासा, है ना, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। इसका नाम दोस्तों, सागर का नाम क्या था, पैंथालासा, है ना, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक।
आगे। तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि ये महाद्वीप जो थे एक साथ जुड़े हुए थे। फिर अभी हमने क्या पढ़ा दोस्तों, जो पृथ्वी की मेंटल वाली परत है, इसमें चट्टानें जो हैं दोस्तों वो पिघले हुए पानी में है ना, मतलब कि उसमें गति हो रही है। इन चट्टानों में गति होने के कारण ये जो पृथ्वी की ये प्लेट थी, ये दोस्तों 7 भागों में टूट गई। देखिए सबसे पहले तो 2 भाग में टूटती है, अभी देखना हम लोग समझेंगे, समझना है ना आप लोगों को। सबसे पहले दोस्तों ये जो प्लेट है ये 2 भाग में टूटती है। देखिए ये जो सबसे पहले ये जो प्लेट है वो 2 भाग में टूटती है, ये ऐसे टूटती है। 1 मिनट, ये देखिए दोस्तों, ये जो प्लेट है दोस्तों सबसे पहले जो है 2 भाग में टूट जाती है। ठीक, देखिए क्वेश्चन अभी आते हैं एग्जाम में, आपको याद रखना है। ये जो ऊपर वाला भाग होता है दोस्तों, जो उत्तरी भाग होता है ना प्लेट का, इसे हम लोग कहते हैं अंकारा लैंड। क्या कहते हैं दोस्तों, अंकारा, या इसी को दोस्तों कह दिया जाता है लॉरेशिया। क्या कहा जाता है, लॉरेशिया। और ये दोस्तों नीचे वाली जो प्लेट है इसे हम लोग कह देते हैं, या नाम दिया गया है इसे गोंडवाना भूमि। क्या कहते हैं दोस्तों, गोंडवाना। याद रखना ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो अपना इंडिया है वो किस भूमि का हिस्सा है, तो याद रखना दोस्तों वो है गोंडवाना लैंड का। ठीक, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है एग्जाम में। ठीक, बल्कि आया हुआ है। आपको जो एनसीईआरटी में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपको इंपॉर्टेंट ही मिलेगी, यहाँ तक कि लूसेंट भी दोस्तों एनसीईआरटी से ही बनाई गई है। ठीक, याद रखना। तो एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आप एग्जामिनर कुछ भी दे दे आप लोग अच्छे से हल कर पाओगे। ये दोस्तों हो गया अंकारा लैंड। ठीक, अच्छा अब देखिए क्या होता है, ये जो क्रिया है ना दोस्तों एक काल में होती है ना। कुछ युग होते हैं जिसके बारे में हम लोग इंटर में पढ़ेंगे, है ना, कि कब दोस्तों ये जो भूमि थी, पहले जो पेंजिया महाद्वीप है अंकारा लैंड, फिर गोंडवाना लैंड में घुमा, टूटा। अच्छा अब एक चीज़ और याद रखना, ये जो पैंथालासा सागर है ना ये तो था, लेकिन अब सिंपल सी बात है जो बीच का स्थान है यहाँ पर भी तो सागर आ गया होगा, है ना, क्योंकि पानी का तो दोस्तों व्यवहार, पानी का तो नेचर ही ये है कि ये जगह घेर लेता है। तो ये जो जहाँ जगह मिली तो यहाँ का जो सागर था इस हिस्से में आ गया। अब ये जो सागर है ना इसे कहा जाने लगा टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया दोस्तों, इसे नाम दिया गया टेथिस सागर। ठीक, याद रखना, इसे नाम दिया गया टेथिस सागर। अच्छा देखिए अब क्या होता है आगे, आगे हम लोग समझते हैं। अच्छा अब आगे दोस्तों क्या होता है, आगे दोस्तों ये जो 2 भूमि टूटी थी, ठीक, अब इनका भी फिर से डिवीजन होता है। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत समय में होती है, करोड़ों साल में होती हैं और अलग अलग कार्य में होती है, और अभी भी ये सब प्रोसेस जो है चल रहा है। ठीक, याद रखना, हमें पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि हम लोग बहुत अभी कम, कितने ज़्यादा 100 200 8,000 साल पुरानी जो अपनी सभ्यता है ना, यहीं से दोस्तों चीज़ें जो हैं अभी पता चली है। और करोड़ों साल में बहुत कुछ हुआ है जो कि बहुत सी चीज़ें अभी ज्ञात नहीं है। ठीक, बहुत कमी हम लोगों को जानकारी है। ठीक, याद रखना। अच्छा अब देखिए अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो ऊपर वाली भूमि थी जिसे हमने नाम दिया है ना, जिसे नाम दिया गया था अंगारा लैंड या लॉरेशिया भूमि, इसका भी डिवीजन होता है। यहाँ पर दोस्तों एक भाग बनता है उत्तरी अमेरिका और एक बन जाता है दोस्तों यूरोप और एशिया। ठीक, याद रखना, एक भाग बन जाता है दोस्तों यूरोप और एशिया। ठीक, जैसे हम लोग संयुक्त रूप से यूरेशिया कहते हैं, और हम ये भी पढ़ चुके हैं जो यूराल पर्वत है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है। ये तो हो गया दोस्तों ऊपर वाली भूमि का डिवीजन। फिर दोस्तों जो नीचे वाली भूमि थी जिसे गोंडवाना कहते हैं, इसका एक हिस्सा बना जाके दक्षिणी महाद्वीप, एक हिस्सा बना नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप, एक हिस्सा बना दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, और एक दोस्तों प्लेट टूटी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें से एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट बनी और एक अपनी भारतीय प्लेट है जो कि ऊपर जाके यूरेशियन प्लेट से आगे जाके टकरा गई। अच्छा देखिए अब क्या समझना है हमें, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ ये हम लोग समझते हैं। तो देखिए दोस्तों हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, अभी देखिए हम बाकी जो महाद्वीप हैं इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, बाकी महाद्वीपों को हटा दे रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ यूरेशियन प्लेट और अपनी इंडियन प्लेट की बात करेंगे। ठीक, जिससे आपको समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है यहाँ पर क्या थी, यूरेशियन प्लेट, और अपनी जो इंडियन प्लेट है वो यहाँ से निकली। ठीक, ऐसे निकली, अफ्रीकन प्लेट से निकली, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट निकली, फिर उससे अपनी इंडियन प्लेट अलग हुई। फिर दोस्तों ये ऐसे चल रही थी। ठीक, ऐसे, हालांकि देखिए ये ऐसे चल रही थी, बाद में जो है ये एकदम ऊपर जाके ऐसे होती है। देखिए पहले कैसे चल रही थी हम बताते हैं। पहले दोस्तों इसका जो शेप था वो ऐसे था, ऐसे। ठीक, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और अब जाके दोस्तों कैसा हो गया है, ऐसा हो गया। ठीक, ऊपर जाके सीधा टकरा गया। अब देखिए कैसे टकराई, ये जो दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये वाली, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, अपना जो भारत था वो जाके सीधा टकरा गया। अच्छा देखिए टकराया कैसे, अब समझिए क्या हुआ, आगे की जो दोस्तों प्रक्रिया है वो क्या होती है। अच्छा ये सब जो चीज़ें ना काफ़ी साल में हुई है, 7 करोड़ साल में, है ना। इसके बीच में यहाँ पर कितने सारे ज्वालामुखी विस्फोट हुए, फिर दोस्तों यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार बनता है ना। ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा हमने बात की थी यहाँ पर दोस्तों क्या था
टेथिस सागर था, है ना। क्या था दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों टेथिस सागर था। ठीक, अब सिंपल सी बात है, ये सब जो चीज़ें हैं 7 करोड़ साल में हुई है ना, लगभग 7 करोड़ साल में। तो यहाँ पर दोस्तों जो यूरेशियन प्लेट है, यहाँ से कुछ नदियाँ आ रही होंगी। ठीक, सिंपल सी बात है कि नहीं। यहाँ से जो दोस्तों नदियाँ आ रही थी, ये अपने साथ यूरेशियन प्लेट का बहुत ज़्यादा इन्होंने अपर्दन किया और अपने साथ वहाँ से अवसाद लेके आई और इस सागर में डिपॉजिट किया। कहाँ पर, टेथिस सागर में। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर भारी मात्रा में 7 करोड़ साल में कितना ज़्यादा अवसाद इकट्ठा हो गया होगा। तो जब दोस्तों अपनी जो इंडियन प्लेट है यहाँ पर टकराती है ना, जब अपनी इंडियन प्लेट यहाँ टकराती है, तो ये जो अवसाद है ना, ये ऊपर उठ जाता है। या ऐसे समझ लीजिए कि ये जब इंडियन प्लेट, ये मान लीजिए यहाँ पर अवसाद है। ठीक, जब इंडियन प्लेट से, मतलब कि यूरेशियन प्लेट से ये इंडियन प्लेट टकराई, ठीक, ये इंडियन प्लेट टकराई, तो दोस्तों जो अवसाद थे ना, ये ऊपर उठ गए, है ना। ऊपर उठ के दोस्तों यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया एक हिमालय। तो अब आपको समझ में आ गया कि हिमालय कैसे बना। तो हिमालय दोस्तों 2 प्लेटों के टकराने से हुआ है, और ये जो अवसाद थे, ये वलन की प्रक्रिया, मतलब कि ये दोस्तों फोल्ड होकर दोस्तों क्या बन गया, हिमालय कैसी प्रक्रिया से बना है, फोल्ड प्रक्रिया से बना है ना, फोल्ड होकर बना है। तो इसलिए दोस्तों हिमालय को क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन। और हालांकि ये जल्दी बना है, कब बना है, लगभग 7 करोड़ साल से ही बन रहा है। तो दोस्तों इसको एक युवा वलित पर्वत कहते हैं। हालांकि आपको दोस्तों ये 7 करोड़ साल काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग क्लास 12th में दोस्तों भूगर्भीय काल पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल पीरियड पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि ये जो 7 करोड़ साल है, ये कुछ भी नहीं है ना। ये एकदम नया साल है ना, किसके, भूगर्भीय काल को अगर हम लोग समझ के चले। तो दोस्तों इसी हिसाब से जो अपना हिमालय है वो किस प्रक्रिया से बना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग याद रखना, वलन की प्रक्रिया से बना है। और जो दोस्तों हिमालय है अपना, ये एक युवा वलित पर्वत है, यंग फोल्डेड माउंटेन है। अच्छा देखिए अब आगे क्या होता है। ठीक है, अब आगे समझना, ये मान लीजिए कि ये जो थी, यहाँ पर थी यूरेशियन प्लेट, और यहाँ अपना बन गया हिमालय, यहाँ बन गया हिमालय। और ये अपनी जो भारतीय प्लेट है वो टकराई, लेकिन जब भारतीय प्लेट टकराई ना, तो यहाँ पर एक द्रोणी टाइप की बन गई, ऊबड़ खाबड़, इतने वाले एरिया में एक ऊबड़ खाबड़ द्रोणी टाइप की बन गई। ठीक, अब उत्तर भारत के मैदान की बात कर रहे हैं कि वो कैसे बना। तो दोस्तों अब सिंपल सी बात है, हिमालय से कितनी सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदियाँ भी बह रही हैं। अब जो हिमालय के द्वारा जो नदियाँ बह रही थी, ठीक, हिमालय के द्वारा, देखिए कुछ हिमालय से नदियाँ बह रही थी, और कुछ हम सभी को पता है यहाँ पर दोस्तों क्या है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक मध्य उच्च भूमि है, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जैसे केन हो गई, बेतवा हो गई, ये सब नदियाँ निकलती हैं। तो इन्होंने दोस्तों काफ़ी मात्रा में हिमालय से अपर्दन किया, इरोजन करके यहाँ पर काफ़ी मात्रा में अवसाद इकट्ठा किया। ये जो ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, एक जो द्रोणी टाइप की बन गई थी हिमालय बनने से, मतलब कि यूरेशियन प्लेट के टकराने से, तो दोस्तों इसको भर दिया। ठीक, यहाँ की नदियों ने, प्रायद्वीपीय भारत की, मतलब कि जो मध्य उच्च भूमि है, वहाँ की नदियों ने और हिमालय की नदियों ने। तो ये जो दोस्तों ऊबड़ खाबड़ एरिया था ना, ये हो गया प्लेन, ये बन गया समतल, और जिसे हम लोगों ने कह दिया उत्तर भारत का मैदान या नदर्न प्लेन कह दिया। तो अब चीज़ें क्लियर होगी ना। अब आगे हम लोग समझते हैं, अब आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, क्योंकि समझ के पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से इसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है आप। तो दोस्तों ये सब हम लोग समझ चुके हैं, है ना। अब आप लोग पढ़ोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों 7 अलग अलग प्लेटें हैं। एक तो होगी उत्तर अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, नीचे अंटार्कटिका प्लेट है ना, अंटार्कटिक प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट होगी, 4 हो गई। ये यूरेशियन प्लेट होगी, और ये होगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो दोस्तों कितनी होगी टोटल, 3 3 6। और दोस्तों एक ये जो अपनी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, टोटल 7 प्लेटें जिनकी अभी चर्चा की गई थी। अच्छा देखिए यहाँ पर प्लेटों की गति भी दिखाई गई है ना, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर प्लेटों की गति दिखाई गई है। ये जो तीर है, ये प्लेट की गति की दिशा दिखा रही है। ये विनाशकारी प्लेट सीमा है, निर्माणकारी प्लेट सीमा है जो एकदम सीधी है, और जो डॉट डॉट करके बनी है, डेड डैश करके, वो है अनिश्चित प्लेट सीमा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, ये जो प्लेटों की गति, ये वाली प्लेट है, ये आपको जो दिख रही है ना, ये छोटी छोटी ये सब प्लेटें हैं जो कि महासागरीय प्लेट है। इनके बारे में हम लोग इंटर में पढ़ेंगे, है ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो है, वरना जो है आपको इंटरेस्ट जो है, मतलब कि अभी देखिए हमें पढ़ना किस हिसाब से, 9th के हिसाब से, जब इंटर में पहुंचेंगे तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे ना। सब कुछ तो अभी पढ़ नहीं लेंगे एक साथ। अब आगे दोस्तों कहा जा रहा है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती है, तब या तो वे टकरा कर टूट जाती हैं, या प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं। देखिए हमने पढ़ा था, मतलब कि हमने पढ़ा हुआ था, जब प्लेटें पास में आकर टकराएंगी तो दोस्तों ये बनती है अभिसारी परिसीमा। लेकिन जब उल्टा होगा, जब यही प्लेट दोस्तों क्या होगा,
एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक, ऐसे दूर जाएंगे तो दोस्तों ये बनेगा क्या, ये बनेगी अपसारी सीमा। लेकिन हमने एक रूपांतरण सीमा पढ़ा था, मतलब कि जब प्लेट है वो एक दूसरे के अगल बगल से निकल जाएगी तो ये बनती है रूपांतरण सीमा। तो उसी की बात की गई है, ठीक। ये देखिए रूपांतरण जो परिसीमा ये बनती है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इसी प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है, जो कि हमने अभी समझ लिया है। अब आगे कह रहा है दोस्तों, विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। अच्छा देखिए, सिंपल सी बात है जब यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ मान लीजिए ये प्लेट टकराई आके और यहाँ से दूसरी प्लेट टकराई, तो जब टकराएगी तो यहाँ पर कंपन होगा कि नहीं होगा, ये किनारों पर ही तो हो रहा है कंपन। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो भूकंपीय जो गतिविधि है ज़्यादातर किनारों पर होगी। जैसे हम लोग देखते हैं, देखिए अभी समझना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि ये जो दोस्तों यूरेशियन प्लेट थी, यहाँ से अपनी क्या टकराई, इंडियन प्लेट टकरा गई। अच्छा अब देखिए ये किनारा ही तो है और यहीं पर क्या है, हिमालय, और हिमालय में तो पूरा का पूरा नेपाल बसा हुआ है। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, नेपाल में आते हैं। तो आप लोग समझ गए कि किनारों पर ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक। अच्छा अब देखिए ज्वालामुखी, यहाँ पर एक देखिए और आया है, एक क्या आया है, पार्ट कहाँ गया, एक मिनट अभी समझते हैं हम लोग। हाँ ये जो चीज़ है, यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी की बात की गई। अब आप लोग एक चीज़ और समझना, ये जो प्लेट है, मान लीजिए यहाँ मान लिया हमने, ये जो प्लेट है ये एक दूसरे से अलग हुई। अब आपको पता है जब प्लेट अलग होगी तो नीचे कौन सी है, मेंटल परत, वहाँ पर क्या है, मैग्मा है ना। तो जब यहाँ पर दोस्तों एक दूसरे से प्लेट अलग होगी तो यहाँ पर मैग्मा निकलेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, ज्वालामुखी पर्वत बनेगा। तो देखिए ये भी किनारों पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चीज़ें हमारे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब आगे चलते हैं, ठीक। सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। जो सबसे प्राचीन भूभाग है अपना प्रायद्वीपीय भाग। देखिए प्रायद्वीपीय भाग की बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ समझना, अभी हमने क्या समझा, ये क्या था दोस्तों, ये था यूरेशियन प्लेट, ये अपनी भारतीय प्लेट है। तो ये जो भारतीय प्लेट है ये तो काफ़ी 7 करोड़ साल थे, मतलब देखिए पहले किसका हिस्सा था ये दोस्तों, गोंडवाना भूमि का। तो गोंडवाना भूमि देखिए कितनी पुरानी है, कब से है, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और इसी भूमि का एक हिस्सा था अपना प्रायद्वीपीय भारत। तो सिंपल सी बात है, अपना ये जो प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का, ये भी तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। लेकिन दोस्तों जो हिमालय वाला हिस्सा है ये तो बाद में बना है ना, तो ये तो नया है। लेकिन अभी हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या बात कर रहे हैं, सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग। ये सबसे प्राचीन भाग है जो अपना प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग है, गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक क्षेत्र शामिल थे, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। भूप्रकृति को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। तो अभी हमने बात की थी जो गोंडवाना भूमि से जो अपनी इंडियन प्लेट है वो ऊपर की तरफ गई कि नहीं, उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, जो कि अभी हमने बात कर ली है। इस टकराव के कारण दोस्तों दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 भू अपनीति के अवसादी चट्टान वलित होकर, मतलब कि फोल्ड होकर, है ना, हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए, जो कि हमने समझ लिया है। अब देखिए गोंडवाना भूमि की बात की जाए, ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ ही लिया था, पहले क्या था, पैंजिया था, ठीक, एक महाद्वीप पूरा पैंजिया था, विशाल महाद्वीप पैंजिया, ये था पैंथालाता। पैंजिया का फिर दोस्तों 2 टुकड़े होते हैं, ऊपर वाला बन जाता है अंकारा लैंड या जिसे हम लोग लॉरेशिया कहते हैं, और नीचे वाला भाग बन जाता है गोंडवाना भूमि। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि भारत किस महाद्वीप का, मतलब कि किस भूमि का हिस्सा है, तो आप लोग बता देना कि गोंडवाना भूमि का, ठीक। अब आगे कह रहा है दोस्तों 33, अच्छा बीच में जब एक दोस्तों सागर बनता है ना, यूरेशियन प्लेट और दोस्तों जो अपने इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इसके बीच में एक सागर होता है ना, टेथिस सागर, उसी की बात कर रहे हैं। टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठ रहे हैं भैया। टेथिस में क्या बन गया, जमा हुए थे, अवसाद जमा हुए थे, अभी हमने बात की, ठीक। तो दोस्तों ये जब ऊपर उठता है ना तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप ये जो प्रायद्वीपीय पठार था इसका जो आगे वाला हिस्सा था ये नीचे धंसा, है ना, ये जो अवसाद था उसके नीचे धंसा। अब जब नीचे धंसा तो दोस्तों यहाँ पर एक द्रोणी टाइप की बन गई। अब इसको भरा किसने, मध्य उच्च भूमि की नदियों ने, है ना, केन, बेतवा जैसे ये सब नदियाँ हैं, और हिमालय नदियों ने। जब इसको भर दिया अवसादों से तो ये हो गया प्लेन। अब ये प्लेनी का तो नाम क्या होता है, हिंदी में मैदान होता है, ये बन गया दोस्तों नदर्न प्लेन या उत्तरी मैदान बन गया, ठीक, उत्तर भारत का मैदान बन गया, जिसमें दोस्तों एक हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है जो कि सिंधु की नदी तंत्र के द्वारा बनाया गया है।
टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे बढ़ गया, है ना, जो कि अभी हमने बात की। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार भूमि की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान, हालांकि ये काफ़ी प्राचीन भाग है तो ऐसा लगता था कि ये जो है एकदम स्थिर भाग है, लेकिन यहाँ पर हाल के भूकंप ने इसको गलत साबित किया है। क्योंकि दोस्तों कितना भी स्थिर भाग हो, अंदर तो पृथ्वी की गति हो ही रही है ना। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय क्यों अस्थिर है भैया? ये जो प्लेट टकराई है ना, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई है ना, इसमें अभी भी गति हो रही है। हालांकि ये जो गति है साल में 5 से 10 सेंटीमीटर ही हो रही है ना हर साल, लेकिन अगर 7 करोड़ साल, देखिए ये जो 5 सेंटीमीटर की गति है ना, भारत को कहाँ से कहाँ ले आया। अभी हम लोग देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं। ये पृथ्वी है, ठीक। भारत पहले कहाँ था? ये मकर रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा, ये दोस्तों कर्क रेखा है। भारत पहले यहाँ पर था मकर रेखा के आसपास, और 7 करोड़ साल में यही जो गति है ना 5 से 10 सेंटीमीटर वाली, इससे दोस्तों इस यहाँ पर आ गया, कहाँ आ गया? मकर रेखा में आ गया। तो आप लोग समझ लीजिए। और ये गति दोस्तों अभी भी हो रही है, और हिमालय जो है अभी भी हल्का हल्का ऊपर उठ रहा है। ठीक, ये याद रखना आप लोग। हालांकि नदियाँ भी बह रही हैं तो उसका इरोजन भी होते जा रहा है, लेकिन ये जो गति है दोस्तों ये अभी भी हो रही है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों भूकंप आता है। नेपाल में काफ़ी ज़्यादा अभी हाल ही में जल्दी में नेपाल में भूकंप आया है, जिससे काफ़ी वहाँ पर दोस्तों जन और धन की हानि हुई है। ठीक, जान माल की काफ़ी हानि हुई है। अब आगे हम लोग समझते हैं क्या कर रहा है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत का एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। भैया हिमालय पर्वत में ऊंचे ऊंचे शिखर, माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना, 8848 मीटर जिसकी हाइट है, वो भी दोस्तों किसका भाग है? हिमालय का। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि हिमालय भी देखिए, हिमालय के भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। हिमालय को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया। एक तो दोस्तों हिमाद्री हिमालय, जिसको हम लोग आंतरिक या महान हिमालय भी कहते हैं। फिर दोस्तों एक बीच में निम्न हिमालय है ना, जो हिमाद्री के दक्षिण में, जिसको हम लोग निम्न हिमालय कहते हैं, है ना, या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद जो दोस्तों सबसे नीचे वो शिवालिक हिमालय है ना, जो सबसे दक्षिणतम भाग है। अच्छा, एक और हिमालय है ट्रांस हिमालय, जो कि इसमें नहीं बताया गया, इसको हम लोग इंटर में पढ़ेंगे। अभी सब आएगा, है ना, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। जो उत्तरी मैदान है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, ऊंचे शिखर में दोस्तों माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां जो हैं वो हिमालय में पाई जाती हैं, और ज़्यादातर हिमालय के हिमाद्री वाले भाग में। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार आगे फिर क्या कर रहा है दोस्तों, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरे घाटियां। सिंपल बात है, हिमालय में नदियां बह रही हैं तो वहाँ घाटियां तो बनी जाएंगी। तेज बहने वाली नदियां हैं। तेज बहने वाली क्यों दोस्तों? एक तो देखिए हिमालय की नदियों को पानी जो है, हिमालय की जो नदियां है ना दोस्तों, ये वर्ष भर दोस्तों पानी से भरी रहती। क्यों? क्योंकि देखिए प्रायद्वीपीय भारत की तो हो सकता है कुछ नदियां सूख जाती हो क्योंकि वो वर्षा पर निर्भर रहती हैं, लेकिन जो हिमालय की नदी है ना, हिमालय काफ़ी ऊंचा भाग है, और हमने पढ़ा है ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। जब तापमान घटता है ना, तो ऊपर की जो नदियां है ना, सर्दी के सीजन में दोस्तों जमी रहती हैं, है ना, और गर्मी का जब सीजन आता है दोस्तों तो ये पिघलती हैं। तो दोस्तों इसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो जल है गर्मी के मौसम में किससे मिल जाता है दोस्तों? हिमानियों से मिल जाता है, जो बर्फ की नदियां हैं। इसलिए दोस्तों एक तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा रहता है हमेशा, और जो सेकंड थिंग है वो एक तो ऊंचाई से गिर रही हैं। अब ऊंचाई से गिरेगी तो उसका वेग तो तेज होगा, और ऊपर से पानी ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा तेज होगा। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी ना। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। तो दोस्तों जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आग्नेय चट्टानों से बना है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे। ठीक, जब ज्वालामुखी वाली क्रियाएं हुई है तो यहाँ से निकली है आग्नेय, जो दोस्तों आग्नेय चट्टान होती है ना, वो निकली है। आग्नेय चट्टान से बना है दोस्तों अपना जो प्रायद्वीपीय पठार है। बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ इसमें बेसाल्टिक लावा से बना है ना, जो अपना जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्टिक लावा से बना है, और आग्नेय चट्टानें जो है दोस्तों वो अम्लीय भी होती हैं, जो कि हम लोग अपने भारत में नहीं है। ठीक है, अभी अब आगे दोस्तों कह रहा है मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी, ये हम लोग देखते हैं।
मुख्य भौगोलिक वितरण भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अच्छा देखिए, भौगोलिक जो आकृतियां हैं भारत की, उनको किन किन भागों में विभाजित किया गया है, हम लोग हर एक भाग अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक, हिमालय पर्वत श्रृंखला। सेकंड है उत्तरी मैदान। थर्ड है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। देखिए हिमालय पर्वत के बारे में क्या कह रहा है, समझते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। क्या है वलित पर्वत, हमने पढ़ा है ना, हिमालय की जो हिमालय का जो निर्माण है ये एक वलन से हुआ है, ठीक, वलन से। जो अवसाद था टेथिस सागर, जो टेथिस का अवसाद था, ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से दोस्तों फोल्ड होकर ऊपर की तरफ उठ गया है ना, मतलब कि ये वलन प्रक्रिया से हुआ है, फोल्ड से हुआ है ना, एक फॉल्ट से हुआ, मतलब कि फोल्ड प्रक्रिया से हुआ है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। तो ये भी हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों पश्चिम में एक सिंधु नदी है ना, और नीचे दोस्तों यहाँ पर एक ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये देखिए पश्चिम से लेके यहाँ तक जो है, पश्चिम से पूरब तक जो अपना हिमालय है वो फैला हुआ है, ठीक। फिर आगे कह रहा है हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ऊंची पर्वत श्रेणी क्यों है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर कई ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो भी दोस्तों कहाँ पाई जाती है, हिमालय में। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि हिमालय के किस भाग में पाई जाती है, तो याद रखना हिमाद्री हिमालय में। मतलब कि हिमालय भी देखिए 3-4 भाग में बटा हुआ है ना, तो इसका जो हिमाद्री वाला हिस्सा है, जिसे हम लोग आंतरिक हिमालय या दोस्तों महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं, है ना, इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इसका हिस्सा है, ठीक। और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। असम क्यों है ये भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। ये देखिए ये क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, एक तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 2400 किलोमीटर, ठीक। अब ये देखिए एक आर्क का शेप बना रहा है अर्धवृत्त का, ये देखिए ऐसे बना रहा है अर्धवृत्त का, ये देखिए, ठीक, अर्धवृत्त का निर्माण कर रहा है। अच्छा ये देखिए अर्धवृत्त बना रहा है, इसे हम लोग चापाकार शेप भी कह देते हैं या आर्क शेप भी कह देते हैं, ठीक, याद रखना। अब आगे दोस्तों कह रहा है इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। मतलब कि जो कश्मीर वाला भाग है पश्चिम साइड वाला, वो ज़्यादा चौड़ा है। देखिए आपको इसमें देखने को मिल भी जाएगा चित्र में, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए ज़्यादा चौड़ा है ना, ये वाला देखिए भाग ये ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन ये वाला जो भाग है अरुणाचल प्रदेश वाला, इस साइड वाला, ये देखिए कम चौड़ा है। ये लगभग 400 किलोमीटर है और ये 150 किलोमीटर है, ठीक। तो हर एक चीज़ जो है अच्छे से हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। अब आगे कह रहा है दोस्तों, जो पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिम भाग की अपेक्षा जो पूर्वी भाग की ऊंचाई है उसमें अधिक विविधता पाई जाती है। वो तो बिल्कुल पाई जाएगी दोस्तों, जो पूर्वी वाला भाग है उसमें काफ़ी विविधता पाई जाती है। अभी हम लोग समझेंगे अच्छे से सब। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। जो सबसे उत्तरी वाला भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो देखिए याद रखना जो सबसे उत्तरी भाग है, हालांकि वो ट्रांस हिमालय भी है, अगर क्वेश्चन में ट्रांस हिमालय दे दे तो आप वही लगाएंगे, लेकिन अभी हम लोग 9th के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो सबसे उत्तरी भाग को किसे बताया गया है, महान हिमालय को। तो दोस्तों ये देखिए जो महान हिमालय है, जो सबसे उत्तरी भाग हिमालय का, उसको हम लोग महान हिमालय कहते हैं, ठीक। आंतरिक हिमालय भी कह देते हैं, या इसे ही दोस्तों हम लोग क्या कह देते हैं, इसे हम लोग कह देते हैं हिमाद्री हिमालय। तो कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछ दे तो ये तीनों नाम ही सही होंगे, ठीक, याद रखना, हिमाद्री या महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे कह रहा है यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं, ठीक। ये सतत है, मतलब कि ये रफ नहीं है, ऐसे नहीं है कि टूटी फूटी हो, मतलब कि असतत हो या इरेगुलर है। ये दोस्तों सतत श्रृंखला है। कैसी है, या एक सतत श्रृंखला है, मतलब कि ऐसे ये जो पर्वत है पूरे ऐसे ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। ये वाली जो श्रृंखला है पूरी सतत है, ठीक, याद रखना। और जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले, मतलब सिर्फ औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, समझ लीजिए। मतलब कि किसी की 6500 भी होगी, किसी की 7000 की होगी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट की कितनी दोस्तों 8848 मीटर है, ठीक। जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, ठीक। जितने भी मुख्य शिखर हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा है ना, और दोस्तों
मकालू, नंदा पर्वत, ये सब दोस्तों कितने पाए जाएंगे, इसी में पाए जाएंगे। एक और है दोस्तों गार्डविन ऑस्टिन K2, जो कि माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो इस पर्वत का भाग नहीं है, वो है ट्रांस हिमालय का, है ना, जो कि इसमें हम लोग उसकी बात भी नहीं करेंगे, इंटर में इसकी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट के यहाँ पर मतलब कि कौन कौन से पर्वत कहाँ पर हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ है दोस्तों, नेपाल में, सभी को पता होगा ना, कई बार पढ़ा भी होगा, है ना अभी तक। कंचनजंगा दोस्तों कहाँ है, भारत में, ठीक। माउंट एवरेस्ट तो दोस्तों नेपाल में है, कंचनजंगा दोस्तों कहाँ है, भारत में है। मकालू कहाँ है, नेपाल में है। धौलागिरी भी नेपाल में है। नंगा पर्वत और नंदा दोनों भारत में, याद रखना, नंगा और नंदा है ना, नंगा पर्वत और नंदा देवी दोनों भारत में है। अन्नपूर्णा जो है वो दोस्तों कहाँ पर है, नेपाल में। कामेत कहाँ है दोस्तों, भारत में। नामचा बरुआ भारत में, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, तो सभी को पता होना चाहिए। गुरला जो मंदाता है दोस्तों वो नेपाल में, ठीक। तो दोस्तों ये देखिए कुछ भी पूछ सकता है। बाकी हम लोग जब मानचित्र पढ़ेंगे ना, तो इसमें ये भी अलग से पढ़ेंगे कि पश्चिम से पूरब की तरफ इसको जो है दर्शा के पढ़ेंगे, जिससे कि जो अगर कोई यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है तो उसमें दोस्तों करते क्या है कि आपको 4-5 पर्वत दे देंगे और इसमें क्वेश्चन में मतलब कि पूछ लेंगे कि पश्चिम से पूरब का कौन सा सही क्रम है, तो आप लोग बता पाएंगे कि पश्चिम से पूरब में कौन सा इसका सही क्रम है, ठीक। तो जैसे कि दोस्तों सबसे पश्चिम में कौन आ जाता है, ये जो नामचा बरुआ है ये कहाँ पर आ जाता है, पश्चिम आ जाता है ना, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है वह असम्मित है। महान हिमालय के जो वलय की प्रकृति है वो असम्मित है। देखिए वलय की प्रकृति असम्मित से क्या मतलब है, ठीक। असम्मित से मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक पर्वत है, ठीक, ये हो गया सम्मित। ये जो दोनों इसके जो साइड है ना ये एकदम सेम है, तो दोस्तों लगभग सेम है, तो इसको हम लोग कह देंगे सम्मित। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऐसा ना होकर ऐसा हो जाए, है ना, अब ये देखिए ये सेम लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो दोस्तों ये जो हो जाता है असम्मित हो जाता है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अब जो लोग ऐसे पढ़ के निकल जाएंगे तो उसको यही नहीं पता होगा, है ना, कि असम्मित का मतलब क्या है, तो समझते हुए चलेंगे तभी ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आगे कह रहा है हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है, ठीक। ये जो हिमाद्री वाला हिमालय है, महान हिमालय वाला, तो ये भी पूछ देंगे कि इसका जो भाग है वो किससे बना हुआ है, तो याद रखना दोस्तों वो यह क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट का। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। क्यों दोस्तों हमेशा बर्फ से ढकी रहेगी, हमें पता है कि इसकी जो औसतन ऊंचाई वो कितनी है, 6000 मीटर, और इतनी ऊंचाई में दोस्तों पानी जो है वो बर्फ के रूप में भी तो होगा। भैया सिंपल सी बात है, हिमालय में बारिश होगी कि नहीं होगी, हिमालय से तो जो मानसून है वो टकरा जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों ऊंचाई होने के कारण दोस्तों तापमान सबसे कम होगा, तापमान माइनस में पहुंच जाता है, तो ये जो है हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, ठीक, और यहीं से दोस्तों नदियों का भी प्रवाह होता है। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। अब ये जो है दोस्तों असम में असमान है ना, मतलब कि ऐसे ऐसे है ना, ये इस तरह की है ना जो असम है श्रृंखला। हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है दोस्तों, हिमाचल या निम्न हिमालय से। अब देखिए अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि हिमाद्री के दक्षिण में कौन सा हिमालय, तो दोस्तों याद रखना जो मतलब कि हिमाद्री या महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं, इसके दक्षिण में कौन सा हिमालय, तो आप लोग दोस्तों क्या बताएंगे, इसके दक्षिण में दोस्तों मध्य हिमालय है, या जिसे हम लोग क्या निम्न हिमालय, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिमाचल हिमालय, ठीक। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। तो दोस्तों आपको पता है हिमालय का जो निर्माण हुआ किससे हुआ है दोस्तों, टकरा कर हुआ है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो शैलें हैं वो संपीड़ित तो होंगी, दबी हुई। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। अच्छा देखिए हिमाद्री की ऊंचाई कितनी थी, औसतन 6000 मीटर, लेकिन इनकी कितनी है, ये वाली जो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच, तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां हैं वो स्थित है। याद रखना है दोस्तों, ये जो पीर पंजाल वाली श्रृंखला है इसी में कश्मीर की घाटी है और कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अब आगे समझते हैं क्या कह रहा है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। देखिए सबसे ऊपर आंतरिक हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय, उसके नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा, उसके नीचे एक मिनट, सबसे ऊपर दोस्तों क्या है, आंतरिक हिमालय या जिसे हम लोग महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं।
फिर दोस्तों कौन सा है, निम्न हिमालय या जिसे हम लोग हिमाचल हिमालय कहते हैं, और फिर उसके नीचे जो है कौन सा है दोस्तों, शिवालिक हिमालय। तो आप लोग याद रखना, सबसे ऊपर महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय, फिर निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, और उसके नीचे दोस्तों जो सबसे दक्षिणी वाला भाग है हिमालय का वो है शिवालिक। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ठीक, तो याद रखना दोस्तों, पहले में हमने क्या समझा था, 6000 मीटर, और जो मतलब कि हिमाद्री की, और इसकी कितनी समझा था, पढ़ा था 3700 से 4000 औसतन किसकी, जो हमारा निम्न हिमालय है, और इसकी दोस्तों कितनी है, औसतन ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए असंपीडित अवसादों से बनी है। अच्छा देखिए, वो किससे बनी थी, वो बनी थी संपीडित अवसादों से, और ये बनी है असंपीडित, मतलब कि जो मध्य हिमालय निम्न हिमालय वाला भाग था वो बना था संपीडित शैल से, और ये बना है दोस्तों असंपीडित अवसादों से। ठीक, ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में, अच्छा ये सब जो चीज़ें ना हम जब इंटर में पढ़ेंगे ना तो इसके और भी अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर पढ़ेंगे ना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून तथा कोटली दून एवं पाटली दून है। देखिए लंबवत घाटी का मतलब है जैसे ये पहाड़, ठीक, इसके बीच में दोस्तों जो घाटी होती है, जो लंबवत घाटी होती है ना, ऐसे ऐसे लंबवत जो घाटी होती है ना, इसको दोस्तों क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या दोस्तों, दून कहते हैं। ठीक, अब आगे कह रहा है, इस उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। देखिए ये तो अभी हमने पढ़ा था भूगर्भीय काल के अनुसार हिमालय के कितने भाग हैं। अब देखिए कुछ नदियों के आधार पर भी हिमालय को बांटा गया है। देखिए इसमें बता रहे हैं सतलुज एवं सिंधु के बीच जो स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच जो नेपाल इस जो हिमालय इसको नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा देहांग जो नदियां हैं इनके बीच का जो हिमालय है इसको किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं, ये देख लीजिए यहाँ क्या बता रहा है, याद रखना, यहाँ हमने मान लिया सिंधु नदी है, ठीक, फिर यहाँ दोस्तों सतलज होगी, एक मिनट अच्छे से समझ लेते हैं लोग। ये दोस्तों सिंधु नदी है, ठीक, ये हो गई सतलज नदी, ठीक, सिंधु हो गई सतलज होगी, एक मिनट। फिर दोस्तों सिंधु सतलज और यहाँ पर जो है काली नदी, कौन सी नदी है, यहाँ पर काली नदी हो गई। फिर ये जो नदी है दोस्तों यहाँ हमने, यहाँ कौन सी नदी बह रही है, तीस्ता, ठीक। फिर इसके बाद दोस्तों एक है दिहांग नदी, ठीक, दिहांग नदी, याद रखना दोस्तों, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है ना, इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ना है तो सब्सक्राइब कर देना है ना, जिससे कि हम आपके सामने और भी अच्छे रिसोर्सेज से आए हैं ना, और आपकी स्टडी को काफ़ी आसान बना पाएँ, है ना। अभी दोस्तों जिस हिसाब से रिसोर्स हैं उसी हिसाब से हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं ना। तो देखिए ये जो सिंधु और सतलुज नदी के बीच का हिमालय, इसे हम लोग कहते हैं नेपाल हिमालय या मतलब कि पंजाब हिमालय। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं पंजाब हिमालय, या इसी को दोस्तों कश्मीर हिमालय भी कह दिया जाता है। अच्छा जो सतलुज और काली नदी के बीच में हिमालय, इसे दोस्तों कह दिया जाता है कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं दोस्तों, कुमायूं। फिर दोस्तों जो काली और तीस्ता के बीच में इसको कहते हैं नेपाल हिमालय, और जो दोस्तों फिर तीस्ता और देहांग के बीच में इसको कहते हैं असम हिमालय, ठीक, याद रखना, जो कि यहाँ पर बताया गया है, अच्छे से हम लोग समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया, पश्चिम से पूरब, ठीक। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय, ये सतलुज, ये सिंधु थी, ये सतलुज, इसके बीच में कौन था हिमालय दोस्तों, पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय कहते हैं। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा इसे दोस्तों कश्मीर और हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। सतलुज तथा काली के बीच, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, काली, सतलुज तथा जो काली के बीच का हिमालय है इसे हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं दोस्तों, कुमायूं हिमालय, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर दोस्तों काली तथा तीस्ता, क्या आता है दोस्तों, काली तथा तीस्ता के बीच, काली तथा तीस्ता के बीच जो नदियां हैं इसके बीच के हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता तथा जो देहांग के बीच में है इसको हम लोग कहते हैं असम हिमालय। तो दोस्तों क्वेश्चन में आ जाएगा, आप लोग कहीं अलग से नोट भी बना लेना इसका, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछे गए हैं, है ना। तो हर एक चीज़ जो है, ये हमने आपसे पहले कहा है, जो सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको अच्छे से फुल कंसंट्रेशन के साथ इसे पढ़ना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों।
फिर आगे कह रहा है ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सबसे सबसे देखिए पश्चिमी जो सीमा है कौन सी, सिंधु नदी बना रही है, और सबसे पूर्व में दोस्तों कौन है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है। दिहाग महाखड्ड गार्च के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। दोस्तों होता क्या, जैसे हिमालय ऐसे आया, फिर यहाँ पर दोस्तों क्या है, हिमालय मुड़ गया। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है अरुणाचल प्रदेश के आसपास, यहाँ पर दोस्तों मुड़ गया। ठीक, तो यही यहाँ पर बता रहा है दोस्तों, यही बता रहा है कि ये जो है एक गार्ज बनाते हुए, एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं उससे बनी है। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ। तो देखिए हम लोग इसको एक यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हिमालय यहाँ पर आया है और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ से मुड़ गया है। यहीं पर दोस्तों आपको नागा है ना, पटकाई है ना, और जो मिजो पहाड़ियाँ हैं वो यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक, और देखिए गारो खासी जो जयंतियाँ हैं यहाँ भी यहीं पर आपको मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ठीक, यहाँ पर जो बताया गया था, ये देखिए यहाँ पर जो है मुड़ जाता है, यह वाले इलाके में जो है हिमालय मुड़ जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड और आया है, यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। देखिए ये जो ये वाले भाग है, यहाँ पर ज़्यादा वनस्पति नहीं पाई जाएगी क्योंकि इनकी जो औसतन ऊंचाई है, हिमाद्री की बात कर ले तो 6000 मीटर, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई में भी जो है वनस्पति नहीं पाई जाती है। और जो कि ये वाला जो इलाका है वो कम ऊँचा है, और एक तो यहाँ पर दोस्तों जो बारिश है वो भी हिमालय के वजह से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर दोस्तों घने जंगल पाए जाते हैं। ठीक, याद रखना। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये जो बात की गई थी अभी, पटकाई भूमि, नागा श्रेणी और मिजो पहाड़ियाँ, ये देखिए यही है ना, हिमालय के जो भाग है इसको पटकाई भूमि, नागा भूमि और मिजो पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बाकी गारो खासी जनता हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग पठार वाला भाग पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ तक दोस्तों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहां लोगों का निवास है। तो दोस्तों याद रखना, सबसे बड़ा अगर पूछ दे कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है नदी द्वीप विश्व का, तो याद रखना दोस्तों कौन सा है, नदी द्वीप जो है वो है माजुली। ठीक, नीचे भी कुछ बचा है। ठीक, अब उत्तरी मैदान की बात की जाए। अच्छा, अब देखिए अब उत्तरी मैदान की बात आ गई, तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। अब हम आगे का जो डिस्कशन है वो कल की क्लास में करेंगे। ठीक, कल की क्लास में ये वाला जो चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अभी ये काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो आप लोगों का भी जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आगे की बात है उत्तरी मैदान और जो पठार वाला भाग है, पठार जो द्वीप है ना, ये सब हम लोग दोस्तों कल की क्लास में अच्छे से कर लेंगे। आपको आना जरूर है, ये क्लास दोस्तों मिस नहीं करनी है क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और जो पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए, फुल मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।